हेलो। तो अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। हम्म। हाँ, एमएसएमई से। एमएसएमई से ये भी मैंने एडिटोरियल पढ़ा था। काफी अच्छा टॉपिक है अगर समझने की कोशिश करो तो। एमएसएमई सबसे पहले होते क्या है? माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री। ठीक है, मैंने बताया था कि मैं पीएलआई वाला एग्जांपल दे रहा था कि हम अगर पतीले बनाने वाले होते, तो एमएसएमई के अंदर भी मतलब कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनती, छोटी छोटी चीजें बनती है। हमारे घर के अंदर जैसे बर्तन हो गए, जैसे बाल्टियां हो गई, चम्मच हो गए, कटलरी हो गई, छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें जो होती है ना, वो एमएसएमई के अंदर बनती है। ठीक है, तो एमएसएमई की एक छोटी सी एग्जांपल ये देख लो। इस औरत को देखो, ये पतीले बना रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके एमएसएमई है। हमारे जो पेपर होते हैं, पेपर जो थैले होते हैं ना, अम, कौन से पेपर बैग्स, और आजकल जो उसके बैग्स चलने लगे हैं, किसके, कपड़े के बैग्स चलने लगे हैं, तो इसे एमएसएमई के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो एमएसएमई बेसिकली इंडिया में तो एक एक्ट से गवर्न होता है जिसका नाम है एमएसएमई एक्ट 2006। ठीक है, ये मैंने आर्टिकल इसलिए लिया, आर्टिकल वैसे पढ़ रहा था मैं, तो जो डेली आते हैं वही आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, उनमें से कंटेंट लेता हूँ। तो एमएसएमई से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज बताया उन्होंने, और उनको सॉर्ट कैसे करना है वो बताया गया है। ठीक है, तो एमएसएमई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है एमएसएमई को, इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि 10 करोड़ लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व है। 10 करोड़। इंडिया के अंदर 6.5 करोड़, ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं, और 30% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। 30% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो ये मतलब हमारा फ्यूचर का, एमएसएमईज को ये बोला जाता है कि इंडिया का जो फ्यूचर इंडस्ट्रियल बेस होगा ना, वो एमएसएमई से ही तैयार होगा। इंडिया की जो इकोनॉमिक की बैकबोन होगी ना, आफ्टर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तो हमारा हो गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो एमएसएमईज की बेसिस पे ही खड़ा होगा इंडिया का। तो इसलिए एमएसएमईज को प्रमोट करना जरूरी है। हमें सिविल सर्वेंट्स को एमएसएमईज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, उनके लिए हमें अच्छी पॉलिसीज तैयार करनी है, क्योंकि एमएसएमई जब स्ट्रांग होंगे तभी हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब हम देखते हैं कि उनके इश्यूज क्या क्या हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं कि एमएसएमई को क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इनका एनुअल अगर रेवेन्यू 5 करोड़ से ज्यादा है, ये होता है 5 करोड़ का 10 गुना, मतलब 50 करोड़। और ये होता है 5 करोड़ का 50 गुना, दैट इज 250 करोड़। ठीक है, तो माइक्रो इज 5 करोड़, दिस इज 50 करोड़, दिस इज 250 करोड़। ठीक है, तो ये होगी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज। अभी इनके इश्यूज होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का इशू जो होता है, उनको समझने के लिए आप उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको देख लीजिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो आर्टिकल मैंने कवर किया था उन्होंने कैपिटल को काफी मतलब इंपॉर्टेंस दी थी। लेबर के अंदर तो ये हो सकता है कि लेबर अगर स्किल्ड नहीं हो तो, लैंड के अंदर ये हो सकता है कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की लैंड एक्विजिशन का इशू है। कैपिटल के अंदर मेनली जो इशू आता है एमएसएमई को, वो ये होता है कि सबसे पहले तो बैंकों के पास कैपिटल ही नहीं है इनको देने के लिए, क्योंकि एमएसएमई को ऑपरेशन शुरू करने के लिए आपको उधारी की जरूरत पड़ सकती है ना। तो अगर बैंक्स ही बिल्कुल मरे पड़े एनपीए का इतना, एनपीए के बोझ के नीचे, और कई बार ये होता है कि एमएसएमई जो होती है वो फेल हो जाती है, तो फिर डिफॉल्ट कर जाती है। तो बैंक होते हैं वो खुद भी एमएसएमई को लोन देने से डरते हैं थोड़ा सा, जो कि जिनकी क्रेडिट रैंकिंग अच्छी होती है उन्हीं को देते हैं। लेकिन क्रेडिट की जरूरत तो हर किसी को होती है ना, हर एमएसएमई को है। तो इसीलिए मतलब हम इसीलिए ही इतना ज्यादा एमएसएमई के क्रेडिट के ऊपर फोकस करते हैं कि क्रेडिट दो, इनको क्रेडिट दो। ठीक है, तभी जाके हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इम्प्रूव होगा। तो एक तो हो गई, इनको क्रेडिट नहीं मिल पाता है। दूसरा ये कि इंश्योर नहीं है बेचारी, इंश्योरेंस नहीं होता इनके, फेल हो गई तो फिर मतलब अपनी कैपिटल को सिक्योर कैसे करे, तो इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि मतलब मैंने खुद ने भी देखी है, वो है जो पेमेंट साइकिल होता है ना, वो बहुत ज्यादा लेट होता है। तो सिद्धार्थ है, वो मुझे बताता है, वो बेसिकली एमएसएमई से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पेमेंट साइकिल का मतलब कुछ आइडिया मुझे उससे लग जाता है कि उसका जो काम है वो है इसका प्लाई, एब्रोटेप्स जो होती है ना, प्लाई होती है, या फिर जो अम, क्या बोलते हैं इसको यार, सी, नाम भूल रहा हूँ। हम बेसिकली एक बार ये समझ लो, प्लाई और इनका बिजनेस है उसका, जो कि किचन के अंदर हार्डवेयर बनाने के काम आती, फर्नीचर बनाने के काम आती, तो उसका रॉ मटेरियल का काम है उसका। तो वो मुझे ये बताता है कि यार पैसा नहीं आया है अभी तक, माल चला गया लेकिन पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो इन कामों के अंदर ये इसी को बोलते हैं कि पेमेंट साइकिल मतलब बहुत ज्यादा डिलेड होता है। एमएसएमई के अंदर लोग
जो रिटेलर होंगे पतीले उठा लेंगे बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं देता है। तो ये काफी बड़ी इशू है, तो उसे मतलब सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, तो वो मतलब हमें एज अ सिविल सर्वेंट देखना जरूरी है, हमें उसके लिए पॉलिसी बनानी है। ठीक है। तो यही है, मतलब ये तीन इशू है मैंने, कोई लैंड लेबर कैपिटल है, कैपिटल के अंदर डिलेड पेमेंट्स, माइक्रो इंश्योरेंस और लैक ऑफ क्रेडिट, ये बताया है। ठीक है। तो इनको सॉर्ट कैसे करना, तो ये कुछ चीजें बनाई गई हैं। ठीक है। तो नाम शायद तुमने सुन रखा होगा, एक होता है ट्रेड्स, TREDS, एक होता है MSME समाधान। ठीक है। उद्यम पोर्टल तो कुछ नहीं, उद्यम पोर्टल मतलब MSMEs को रजिस्टर करने का एक पोर्टल है, कि सपोज हमने कोई इंडस्ट्री खोली, तुमने और मैंने मिलकर, सपोज हम खोलते हैं पेन बनाने की इंडस्ट्री, प्लास्टिक के पेन बनाने की इंडस्ट्री। ठीक है। तो वही क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर करानी है, अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि सरकारी इतनी सारी इनिशिएटिव्स है इनको देने के लिए MSME को, तो उनका फायदा उठाने के लिए हमें एक पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा ना। उस पोर्टल का नाम है उद्यम, उद्यम का मतलब होता है इंडस्ट्री। ठीक है। इंडस्ट्री पोर्टल है उद्यम पोर्टल। ठीक है। टू रजिस्टर MSME, तो ये कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं, इशू इशू सॉल्व करने के लिए ट्रेड्स, ट्रेड्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये बेसिकली पेमेंट साइकिल जो है उसे सॉल्व करने के लिए हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि अपन एक मैन्युफैक्चरर है, ये अपना परचेजर है, मतलब कोई हमसे माल खरीदता है। ठीक है। तो हमने इसको माल तो दे दिया, लेकिन इसने अभी तक हमें पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट आया ही नहीं अभी तक। पर हमारे पास जो बिल होता है ना, बिल तो हो गई कि भाई साहब ये इनवॉइस है आपकी, हमने आपको माल दिया है और उसकी इनवॉइस है। तो अभी ये क्या होता है, बहुत सारी जो इनवॉइसेस होती है ना, तो मान लेते हैं अपने पास ऐसी टोटल मतलब 10 अपने ग्राहक थे, और 10 के पेमेंट आने बाकी है, 10 की अपने पास इनवॉइस पड़ी है। जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक कैपिटल क्रंच रहेगा, वर्किंग कैपिटल नहीं होगी। वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो फिर हम लोग आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो ये उस चीज को सॉल्व करने का तरीका है। तो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ से अब इसको बायर को हटा देते हैं, हम केवल मैन्युफैक्चरर को रहने देते हैं और इन्वॉइसेस को रहने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये इन्वॉइसेस जो होती है ये बैंक्स को देते हैं। ठीक है। तो सपोज हमने एक इन्वॉइस दी, उस एक इन्वॉइस में हमने माल दिया था सपोज 1,000 रुपए का। ठीक है। तो जो बैंक होगा हमें इस पे थोड़ा डिस्काउंट करके वो सपोज बोलेगा कि यार 1,000 तो मैं तुझे नहीं दे सकता, भले तेरी इन्वॉइस 1,000 की थी, तू एक काम कर, तू 950 रुपये रख ले, या फिर तू 900 रुपये रख ले। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल, हमने कुछ रिसीव करना था पैसा, उसमें एक डिस्काउंट करके हमें कुछ पैसा दिया गया है फिर से बैंक के द्वारा। ठीक है। तो इसके अंदर जो प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं वो तो हम हो गए, एक तो जो कि प्रोड्यूसर हो गया, एक जो बैंक होता है उसे बोलते हैं फाइनेंसर, मतलब जो हमारी ट्रेड रिसीवेबल होगी, जो रिसीट होगी ट्रेड की, उस पे हमें कुछ क्रेडिट दे सके। हम इस केस के अंदर क्या होता है, जनरली जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस दौरान पैसों की जरूरत है ना, पैसा नहीं आएगा तो फिर